जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BESC 134 अभ्यास के रूप में शिक्षा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग गैस पेपर को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ के आप लोग एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको परचेज करना है तो आप लोग 9580023321 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर सिंपली गूगल पे जाएंगे और आपको सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर भी क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है BESC 134, ठीक है। तो जैसे आप टाइप करेंगे तो इंग्लिश और हिंदी आपका दोनों लैंग्वेज में आ जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न है, ई अधिगम की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ई अधिगम के किन्हीं दो उपकरणों की परिचर्चा कीजिए। यानी कि ई लर्निंग के बारे में हमको यहाँ पे बताना है कि ई लर्निंग क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ई अधिगम, ठीक है। तो ई अधिगम का अर्थ है शिक्षा प्राप्त करने की वह प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल या किसी अन्य डिजिटल उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक अधिगम भी कहा जाता है। पारंपरिक कक्षा की तुलना में ई अधिगम में छात्र अपने समय और स्थान के अनुसार सीख सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को अधिक लचीला, सुलभ और प्रभावी बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ई अधिगम क्या होता है। ई अधिगम का अर्थ है शिक्षा प्राप्त करने की वह प्रक्रिया जिसमें हम कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल या किसी अन्य डिजिटल उपकरण का उपयोग करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ई अधिगम यानी कि ई लर्निंग। इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अधिगम भी कहते हैं। पारंपरिक कक्षा की तुलना में ई अधिगम में छात्र अपने समय और स्थान के अनुसार सीख सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को अधिक लचीला, सुलभ और प्रभावी बनाना है, ठीक है। ई अधिगम में शिक्षक और छात्र के बीच भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। पाठ्य सामग्री वीडियो, ऑडियो, PDF, स्लाइड या ऑनलाइन क्विज के रूप में उपलब्ध होती है। यह शिक्षार्थियों को आत्मनिर्देशित सीखने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा ई अधिगम में शिक्षक अपने छात्रों की प्रगति को डिजिटल रूप में ट्रैक कर सकते हैं। अब देखते हैं ई अधिगम के कुछ लाभ हैं, जैसे लचीलापन, यानी कि छात्र अपनी सुविधा के अनुसार सीख सकता है। यानी जब उसका मन होगा तब वो क्लास को देख सकता है, जब उसका मन होगा वो क्लास को बंद कर सकता है। सुलभता, दुनिया के किसी भी कोने से अध्ययन किया जा सकता है, बस आपको ओनली इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इंटरेक्टिव सामग्री यानी वीडियो, ग्राफिक्स और क्विज के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया रोचक बनती है। समय और संसाधन की बचत, यात्रा या फिजिकल क्लास की आवश्यकता नहीं होती है। अब मान लीजिए अगर आप फिजिकल क्लास ले तो आपको 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, फिर 1 किलोमीटर आना पड़ेगा, तो इसमें आपका समय बर्बाद होगा। तो यहाँ पर समय की बचत हो जाती है। अब देखते हैं ई अधिगम के उपकरण। ई अधिगम के लिए कई डिजिटल उपकरण उपलब्ध हैं। इनमें से दो महत्वपूर्ण उपकरण यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला है मॉडलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसे हम लोग LMS भी कहते हैं। LMS एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो शिक्षकों और छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है। इसके माध्यम से शिक्षक पाठ्य सामग्री को अपलोड कर सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं और छात्रों की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। लोकप्रिय LMS के उदाहरण हैं मोडल, गूगल क्लासरूम और एड मोडो, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो ऑनलाइन असाइनमेंट और परीक्षा, छात्र और शिक्षक के बीच संवाद हो सकता है इसमें। प्रगति रिपोर्ट और ग्रेडिंग सिस्टम इसमें होता है, ठीक है। दूसरा है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स जैसे जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट शिक्षक और छात्रों को लाइव कक्षा में जोड़ने में मदद करते हैं। इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों को वास्तविक समय में पढ़ा सकते हैं, यानी रियल टाइम में लाइव पढ़ा सकते हैं और सवाल जवाब कर सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं, लाइव कक्षा और इंटरेक्शन, स्क्रीन शेयरिंग और प्रेजेंटेशन, रिकॉर्डिंग और बाद में देखने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, ठीक है। ई अधिगम के उपकरण शिक्षण
और अधिगम की प्रक्रिया को आधुनिक, लचीला और प्रभावी बनाते हैं। इन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करने से शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच दोनों बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कवर हो गया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको जो है क्लास की अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के विचार की परिचर्चा कीजिए। बुनियादी शिक्षा की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी गांधी जी की बुनियादी शिक्षा क्या थी और बुनियादी शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या थी। महात्मा गांधी का शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टिकोण केवल किताबों तक सीमित नहीं था। उन्होंने शिक्षा को जीवन के साथ जोड़कर देखा। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र निर्माण, सामाजिक जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता के विकास में मदद करे। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को समाज के लिए उपयोगी और सक्षम नागरिक बनाना होना चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं बुनियादी शिक्षा का विचार। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा या फिर नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इसे नाई, बढ़ई, किसान, कुम्हार जैसे व्यावहारिक कला के साथ शिक्षा के रूप में देखा। उनका मानना था कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हाथ से काम करना भी आना चाहिए। इस तरह की शिक्षा से व्यक्ति न केवल आत्मनिर्भर बनता है, बल्कि उसका सामाजिक और आर्थिक विकास भी होता है। गांधी जी ने इसे स्वादेशी शिक्षा भी कहा, क्योंकि यह देश की जरूरतों और संस्कृति से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो बुनियादी शिक्षा क्या थी? गांधी जी कहते थे कि जो है बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ क्या करना चाहिए, हाथ से भी काम करना चाहिए, जिससे क्या होता है, इससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है और जो है उसका सामाजिक और आर्थिक विकास होता है। ठीक है, अब देखते हैं बुनियादी शिक्षा की मुख्य विशेषताएं। हाथ से काम और विद्या का मेल। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा में हाथ के काम यानी कृषि, शिल्प, कुटीर उद्योग और किताबों की पढ़ाई का संतुलन होना चाहिए। इससे बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं। व्यावहारिक शिक्षा, यह शिक्षा जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने में मदद करती है। बच्चों को रोजमर्रा के जीवन की कार्य कुशलता सिखाई जाती है। सामाजिक और नैतिक विकास। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बच्चों में नैतिकता, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना है। स्वदेशी और ग्रामीण उन्मुख। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा को गांवों के विकास से जोड़ना चाहिए। यह शिक्षा ग्रामीण उद्योग और कृषि के साथ जुड़ी होनी चाहिए। यानी क्या वो कहते थे, स्वदेशी होनी चाहिए और ग्रामीण उन्मुख होनी चाहिए। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा को गांवों के विकास से जोड़ना चाहिए। यह शिक्षा ग्रामीण उद्योग और कृषि के साथ जुड़ी होनी चाहिए। आत्मनिर्भर बनाना। बुनियादी शिक्षा से व्यक्ति न केवल आत्मनिर्भर बनता है, बल्कि समाज और देश के विकास में भी योगदान देता है। सुलभ और सार्वभौमिक शिक्षा। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे, चाहे वे किसी भी वर्ग या पृष्ठभूमि का हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना था। यह शिक्षा बच्चों को आत्मनिर्भर, नैतिक और समाज उपयोगी नागरिक बनाने की दिशा में मार्गदर्शक है। गांधी जी का यह विचार आज भी हमारे देश में शिक्षा प्रणाली के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न भी अच्छे से कवर कर लिया है। तो हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के विचार की परिचर्चा कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुसंधान की मूल विशेषताओं और प्रयोजन की परिचर्चा कीजिए। यानी जो शैक्षिक अनुसंधान है उसकी मूल विशेषताएं और उसका क्या प्रयोजन है, उसके बारे में यहाँ पे आपको चर्चा करनी है। शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ है शिक्षा से संबंधित समस्याओं को व्यवस्थित अध्ययन और उनका समाधान ढूंढना। यह शिक्षा के क्षेत्र में नए विचारों, विधियों और नीतियों के विकास में मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और शिक्षण अध्ययन की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं शैक्षिक अनुसंधान की मूल विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है व्यवस्थित प्रयास। शैक्षिक अनुसंधान किसी समस्या का अध्ययन योजना और नियमों के अनुसार करता है। यह अराजक या बिना सोच समझ के अध्ययन नहीं होता है। ठीक है, वास्तविकता पर आधारित। अनुसंधान का आधार वास्तविक तथ्य और अनुभव होते हैं। केवल अनुमान या धारणाओं पर भरोसा नहीं किया जाता है। उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। शैक्षिक अनुसंधान हमेशा किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए की क्षमता बढ़ाने के तरीकों का पता लगाना। समीक्षात्मक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अनुसंधान में प्राप्त जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। इसमें प्रत्येक तथ्य की पुष्टि करना और निष्कर्ष निकालना आवश्यक होता है।
संग्रह और विश्लेषण पर जोर, अनुसंधान में आंकड़े, अनुभव और जानकारी का संग्रह करके उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है सार्वभौमिकता। शैक्षिक अनुसंधान के परिणाम केवल एक व्यक्ति या स्कूल तक सीमित नहीं रहते, बल्कि ये शिक्षा के व्यापक क्षेत्र में लागू किए जा सकते हैं। अब देखते हैं शैक्षिक अनुसंधान के प्रयोजन क्या है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना। अनुसंधान के माध्यम से शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है। समस्याओं का समाधान। छात्रों, शिक्षकों या शिक्षा नीति से जुड़ी समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान सुझाना। शिक्षक और विद्यार्थी के विकास में सहायता। अनुसंधान शिक्षकों को बेहतर शिक्षण विधियां अपनाने और छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सिखाने में मदद करता है। नई नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण। शिक्षा में नई योजनाएं और पाठ्यक्रम विकसित करने में अनुसंधान सहायक होता है। इसके बाद ज्ञान का विस्तार। शिक्षा के क्षेत्र में नए सिद्धांत, तकनीक और जानकारी प्राप्त करना जो है शैक्षिक अनुसंधान का उद्देश्य यानी कि प्रयोजन होता है। हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, शैक्षिक अनुसंधान शिक्षा की दुनिया में सुधार और विकास का महत्वपूर्ण साधन है। यह न केवल समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि शिक्षा के नए दृष्टिकोण और विधियां भी प्रदान करता है। ठीक है। पेपर कोड BESC 134 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है।